आज का शेयर एनालिसिस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और ये शेयर आज इतना क्यों गिरा या फिर ये इतना डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा ये गिर रहा है, वो सब हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कोई न्यूज़ आई है क्या कि जिसकी वजह से ये शेयर में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। इसका टेक्निकल भी एक बार देख लेंगे, फिर फाइनेंशियल में जाएंगे और एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो भी देख लेंगे। और यहाँ लास्ट में फाइनल कंक्लूजन में हम लोग ये आईटी की यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है कि सेल करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पे होल्ड करके बैठ के यहाँ पे चलना है। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसके न्यूज़ पे कि न्यूज़ इस पे क्या बताया गया है। तो न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो 5 घंटे पहले रॉयटर्स ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉल्स आफ्टर रिपोर्ट क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट टू एग्जिट एट डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि अपना स्टेक यहाँ पे डिस्काउंट पे यहाँ पे इसको बेच रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में बेच रही है। और ऐसे जैन 29 में इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीज बेस्ट डे इन नियरली 5 मंथ आफ्टर ब्लॉक डील। ठीक है, ये जैन 29 का है, पुराना हो गया। जैन 2022 का भी है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जंप इन फिस्कल Q3 ईपीएस मिसेस एस्टिमेट्स। ठीक है, मतलब कि ईपीएस, ठीक है, वो मार्केट को सरप्राइज नहीं किया है, बट ये कहा जा रहा है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक आया है। ठीक है, जंप हुआ है, ये बताया जा रहा है। बट हम लोग का जो है कंसर्न कि क्यों ये गिर रहा है, तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कि क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट है जो इसको एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेंगे और फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रॉयटर्स ने नीचे यहाँ पे बताया है कि shares of India's IDFC First Bank, ठीक है, fall as much as 3.5%, hitting their lowest level since June 2023। ठीक है, 2023 का लोएस्ट लेवल यहाँ पे हिट कर दिया है। 3.5% के हिसाब से यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है, ये कहा जा रहा है। ग्लोबल डेन इन्वेस्टमेंट लाइकली टू सेल इट्स इंटायर 2.25% स्टेक इन आईडीएफबी, लोकल मीडिया रिपोर्टेड। ठीक है, ग्लोबल डेन इन्वेस्टमेंट का जितना भी स्टेक है जो कि 2.25% का स्टेक है वो पूरा ये यहाँ इसको सेल कर रही है। ठीक है, तो उसके वजह से फॉल, ठीक है, और देखने को मिल सकता है ऐसा, ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि फ्लोर प्राइस फॉर सेल इज सेट एट 75 रुपीज़ पर शेयर, इम्प्लाइंग अ 4% डिस्काउंट ऑन कंपनीज वेडनेसडे ग्रोथ रिपोर्ट सेट। ठीक है, तो कल का यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल 75 रुपीज़ के हिसाब से, मीन 75 के रेंज में ही इसको यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो और भी कहा जा रहा है कि मोर देन 41 मिलियन शेयर्स traded in block bids in price range of 75.15 rupees and 76.3 rupees per share on Thursday, LSEG data। तो कुल मिला जुला के यही है कि नेगेटिव एक हिसाब से यहाँ पे न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे 2.25% का स्टेक यहाँ पे बेचा जा रहा है ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट की तरफ से। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बन रहा है, बन सकता है और बना ही हुआ है अभी। और अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं, वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसने अर्निंग के केस में मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज किया, जो कि 13% के हिसाब से है, और रेवेन्यू के केस में 1.73% पॉजिटिव यहाँ पे सरप्राइज किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिवली इसलिए सरप्राइज किया है। ये डेटा है दिसंबर 2023 का है, जो कि 20 जैन 24 ये आया था। ऐसे ही अगर हम लोग पीछे भी जाएँ तो सितंबर का भी अगर हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट वहाँ पे देखें तो वहाँ पे भी इसलिए सरप्राइज अर्निंग के केस में नेगेटिव किया है और रेवेन्यू के केस में यहाँ पे पॉजिटिव किया था। बट वो वहाँ से ये फॉल ही हो रहा है। ठीक है, वहाँ से ये फॉल ही हो रहा है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ और पैटर्न बनते हुए नजर हो सकता है। देखिए, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा पैटर्न है, वहाँ पे बाय सेल अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है। तो ये जैसे ही यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन किया, वैसे मुझे तो एक पैटर्न दिख गया। अगर आपको भी दिख गया, समझ गया है और आप ठीक है ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर हो सकता है, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक है हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। और यहाँ देखने से ही मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, सेल बन रही है, क्यों होल्ड करना चाहिए, क्या बन रहा है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
तो पैटर्न तो यहाँ पे एक हिसाब से तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है, क्योंकि प्राइस जो है फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक रिजेक्शन बार दिया यहाँ पे, और रिजेक्शन देने के बाद ये फिर से प्राइस जो है फॉल हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हुआ, फिर ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद सेम लेवल पे जाके फिर से ये नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद ये फिर से उठने की कोशिश करता है, और उठने उठने के बाद ये इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे गिरता है। तो कहीं न कहीं एक हिसाब से इसको हम लोग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। यहाँ पे इसका ये शोल्डर है, एक शोल्डर, और ये इसका दूसरा शोल्डर है, और ये बड़ा-सा इसका क्या हो गया, ये हेड हो गया। तो एक हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने को भी आ रहा है। तो जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है, और उसके बाद यहाँ पे वो प्राइस रिटेस्ट करने को आता है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच सकती है। बट यही यहाँ पे कंसर्न रहेगा कि जो कैंडल बनेगा मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कैंडल बनेगा वो आपका ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और वो उस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के जो रेजिस्टेंस लाइन था उसकी ऊपर क्लोज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस ये मंथ तो मेरे ख्याल से ऐसे ही चला गया, मार्च महीना, और अब आपको वेट करना होगा कि अप्रैल में यहाँ पे कोई कैंडल बने जो कि ग्रीन कैंडल हो, और उसकी जो क्लोजिंग प्राइस हो, वो क्लोजिंग प्राइस कम से कम 74-75 के अबव में ही हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन कुछ बनता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और वो बाइक अपॉर्चुनिटी आने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए मैं वो बता देता हूँ, और उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो टारगेट सबसे पहले टारगेट के लिए आप जो है यहाँ पे इसका जो हाई बना है, इसका जो हाई बना है 100, तो 100 के आसपास आप चले जाइए, और यहाँ पे नहीं इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 51 है, ठीक है, 51.5 आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने चलेंगे। तो ये हमने बात की मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है बाइंग का, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे बाई करके रखा है वो होल्ड कर सकते हैं 70 रुपीज़ के आसपास, और अगर और भी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो 51 जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था मंथली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ बन रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका जो भी ड्राइंग मंथली टाइम फ्रेम पे किया गया था उसको रिमूव करता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बट बात करने से पहले अगर आपको चैनल का कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखें, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक कप विद हैंडल भी कह दी, या फिर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा यहाँ पे इन्वर्स हेडेड शोल्डर भी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे इन्वर्स हेडेड शोल्डर बन गया है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे क्या बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको अब पता चल ही गया होगा कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर अभी मतलब ये ड्राइंग करेंगे और आपको भी पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक इसका शोल्डर बना था, ठीक है। प्राइस वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद ये फिर से ये फॉल होता है, और फॉल होने के बाद ये फिर से ऊपर जाता है, और सेम लेवल पे जाके ठीक है, ये फिर से फॉल होता है, और फॉल होने के बाद अब फिर जो है ये उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद अभी क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ ये बढ़ रहा है, मतलब प्राइस पे डिक्रीज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है, हेड एंड शोल्डर ये बन चुका है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में अगर प्राइस फॉल होते होते, प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल होते होते इस लेवल पे कहीं भी आकर ट्रेड करने लगे, लेकिन इसके नीचे नहीं फॉल होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे नहीं फॉल होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब 60 के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, और 1 वीक, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ऐसा बनना चाहिए जो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो, और वो कम से कम 67.5 के ऊपर क्लोज हो, या फिर आप कह सकते हैं 70 के ऊपर ही क्लोज हो, तब वहाँ पे एक अच्छा खासा वहाँ पे पैटर्न माना जा सकता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है, तो फिर वहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो टारगेट के लिए आप यहाँ पे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 82 रुपीज़, और दूसरा जो टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए 95 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे कम से कम लेके चलिए 50 रुपीज़ के आसपास आपका स्टॉप लॉस वीकली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए।
तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ध्यान रहे ये अगर 61 के नीचे क्लोज हो रहा है तो फिर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। वहाँ पे वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। अगर बाई किए हैं, होल्ड कर सकते हैं तो 50 रुपीज़ तक जाइए स्टॉप लॉस, और नहीं कर सकते हैं तो 67 या 61 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो फिर वहाँ से एग्जिट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे बात की। हाँ, एक और याद आया, मैंने यहाँ पे ठीक है ट्रेडिंग व्यू में ही देखा था कि कुछ एनालिस्ट लोगों ने अपना यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन बताया है, वो भी मैं लास्ट में एक बार डिस्कस कर लूँगा। तो अभी चलते हैं सबसे पहले फिर चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ की ड्राइंग मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, और ड्राइंग इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मुझे देखने से ही पता चल गया, ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे देखने से ही मुझे पता चल गया। मैं आपको वो एक बार शो करता हूँ, फिर आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड लाइन पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मैं इसका टॉप जो था, टॉप बना था, वहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और वहाँ पे मैक्सिमम जितना हाई पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैक्सिमम हाई पॉइंट ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद अब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसको, तो प्राइस यहाँ पे फॉल ही हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे हो रहा है, और किस तरह से फॉल हो रहा है वो भी मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। देखिए, जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तो टच कर रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जब जब प्राइस टच कर रहा है, सबसे पहले तो हाई यहाँ पे इस हिसाब से गया, यहाँ पे बनाया था, और उसके बाद ये नीचे आया, और नीचे जाने के बाद ये फिर से सेम ट्रेंड लाइन में जाके यहाँ पे टच किया, और फिर से फॉल हुआ। इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ, मतलब कि इसका जो हाई जो इसका लो बना था, एक यहाँ पे लो बना था, अब दूसरा लो यहाँ पे बना था, मतलब कि इसका लो लोअर लो बन रहा है, यानी वो डाउन ट्रेंड को अपने को बता रहा है। तो उसके बाद ये फिर से क्या होता है कि फिर से ये ऊपर जाता है, और ऊपर सेम ट्रेंड लाइन में जाता है, और फिर वहाँ से ये फिर नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे गिरता है, और नीचे जाने के बाद ये फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, और ऐसे ही करके ये फिर से ही ऐसे घूमता है, सेम लेवल पे, नियर सेम लेवल पे जाता है, और फिर से ये प्राइस यहाँ पे फॉल हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये लोअर हाई बना रहा है, और जब जब यहाँ पे लोअर हाई बनता है तो फिर वहाँ पे कहा ये जाता है कि अभी इसका जो ट्रेंड है वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, वो बेयरिश ट्रेंड हो गया है। इसको मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ, और वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ये भी कहा जा सकता है। बट यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न इसलिए मतलब वो उसमें 2 राय है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जब भी बनता है तो कम से कम 1 पॉइंट वहाँ पे टच करना चाहिए। तो अगर मैं उस हिसाब से यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो फिर आपका यहाँ पे इस हिसाब से मैं यहाँ पे पैटर्न को अगर मैं टच कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हो रहा है कि ट्रायंगल पैटर्न तो बना, यहाँ पे भी बना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और बना, और उसके बाद ये टच किया, और यहाँ पे बना, और उसके बाद इसके नीचे अब वो ट्रेड होने लगा है। यानी कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना वो फेल हो चुका है, बेयरिश ट्रेंड आ चुका है, ये कहा जा सकता है। और अब डेली टाइम फ्रेम भी कहाँ तक नीचे जाएगा अपने को नहीं पता। तो इस हिसाब से मतलब एक क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ भी नेगेटिव है, मार्केट सरप्राइज भी नेगेटिव है, और अभी फंडामेंटल भी देख लेंगे, वहाँ पे भी कुछ पता चल जाएगा, एफआईआई डीआई डेटा भी देख लेंगे, वहाँ पे भी कुछ पता चलेगा। तो उस हिसाब से तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती है। और ये यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तभी बन सकती है जब इसका लेवल, इसका जो प्राइस है वो कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसको आपको प्राइस जो है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी जाके कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। बट यहाँ पे ध्यान रहे कि जैसे ही आप उसको ट्रेड लेंगे, तो आपका पहला टारगेट वहाँ पे 88 होगा, दूसरा टारगेट आप जो है वहाँ पे लेके चलेंगे 92 का, तीसरा टारगेट आप वहाँ पे लेके चलेंगे फिर 98 रुपीज़ का, ठीक है। तो 3 टारगेट यहाँ बता दिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका तब क्या होना चाहिए, तब आपका स्टॉप लॉस कम से कम 70 रुपीज़ के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो। बट अभी के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, जब तक कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ग्रीन कैंडल में ना दे दे। तो हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग चलते हैं एक बार इसका फंडामेंटल पे, और फंडामेंटल देख लेते हैं क्या है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करंट प्राइस अभी 75.4 रुपीज चल रहा है, इसका हाई लो 101 और 53.4 लगाया है। मार्केट कैप इसका 53,343 है,
और यहाँ पे अगर आप 1 ईयर का इसका डेटा देखें तो 1 ईयर के डेटा में ऑफ कोर्स ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है और ये 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कोई भी शेयर्स या स्टॉक कहें 50 और 200 के डीएमए के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर ऑफ कोर्स वो मेरा रिजेक्शन शेयर रहता है, मतलब कि उसको तो मैं देखता तक नहीं हूँ। अब यहाँ अगर 3 इयर्स में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स 3 इयर्स में भी ये नीचे ही डाउन ट्रेंड में ही है और 5 इयर्स में भी ठीक है डाउन ट्रेंड भी है और 10 इयर्स में भी अगर हम लोग बात करें तो कहीं न कहीं ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और जिस हिसाब से मैंने आपको मुझसे 10 पे पैटर्न बताया है। अब एक बार प्रोस एंड कोन्स की बात कर लेते हैं तो प्रोस में कंपनी जो है गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा 23% सीएजीआर के हिसाब से 5 साल में कौन से इसमें भर के दिए गए हैं। एक बार हम लोग कौन से इसका देख लेते हैं। दो द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी का होल्डिंग डिक्रीज हो चुका है 1.92% के हिसाब से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 5.18% 3 ईयर्स पे और कंटीजेंट लायबिलिटी ज़्यादा है जो कि 3,63,404 करोड़ है। अर्निंग में इसका अदर इनकम भी इंक्लूड है जो कि 5,688 करोड़ है। तो भर के यहाँ पे कौन दिए है तो ऑफकोर्स फंडामेंटल तो उतना सही नहीं लग रहा है। नियर कवरेज अगर करें तो इसकी रैंकिंग कहीं नहीं आती है। हम लोग एक बार क्वार्टरली रिजल्ट भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सितंबर और दिसंबर का पहले क्यू बेसिस पे हम लोग इसका कंपेयर करें तो उसके बाद हम लोग वाई बेसिस पे भी कंपेयर कर लेंगे। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर में 7356 था और दिसंबर में 7880 हो गया है। और ऐसे ही फाइनेंसिंग प्रॉफिट -427 था और अभी -587 हो गया, यानी ये डिक्रीज है। रेवेन्यू तो इंक्रीज है लेकिन ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। पीबीटी 983 से 930 अगेन डिक्रीज है। नेट प्रॉफिट 747 से 732 अगेन डिक्रीज ही है। तो क्यू बेसिस पे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट नेगेटिव है, अच्छा नहीं है ये कहा जा सकता है। अब एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे वाई बेसिस से कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू दिसंबर 2022 में 5912 था और अभी 7880 हो गया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट -326 से -587 हो गया है, यानी अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इन द सेम वे पीबीटी जो है 827 से 930 ये इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 617 से 732 ये भी इंक्रीज हुआ है। वाई बेसिस पे ठीक ठाक रिजल्ट है बट क्यू बेसिस पे ठीक ठाक रिजल्ट नहीं है और न्यूज़ तो इसमें एक्स्ट्रा मिर्च और मसाला लगा ही दिया है। तो अब एक बार नीचे और चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है। तो नीचे अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2023 में इसका 39.37 था और अभी 37.45 हो चुका है, यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है। एफआईआई 24.48 से 24.30 एफआईआई ने भी डिक्रीज किया है। टीआईआई 5.58 से 6.63 इन्होंने इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट 3.92 से 3.72 गवर्नमेंट ने भी डिक्रीज कर दिया है। पब्लिक 26.66 से 27.90 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईआई डीआई डेटा और प्रोमोटर का डेटा देखें तो नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। अब प्राइस इससे इंडिकेशन ये होता है कि प्राइस फर्दर फॉल हो सकती है। और अगर क्यू बेसिस पे अगर फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखें तो फिर वो भी अच्छा नहीं है। टेक्निकल के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा बेयरिश यहाँ पे है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अभी अगर आप लोग बाइंग करने की सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक वेट एंड वॉच का सिचुएशन होगा। अभी आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर लेके बैठे हैं तो फिर जो टारगेट लेवल स्टॉप लॉस बताया है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा था कि एनालिस्ट लोगों ने कुछ प्रेडिक्शन यहाँ पे किया है, वो एक बार देख लेते हैं कि एनालिस्ट लोगों का प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या है। तो एनालिस्ट लोगों का यहाँ पे एक बार हम लोग प्रेडिक्शन देखेंगे और फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। तो एनालिस्ट में जाते हैं और वहाँ इनका प्रेडिक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर न्यूज़ और ओके यहाँ पे हम लोग इसका फोरकास्टिंग में जाते हैं। फोरकास्ट यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है फोरकास्ट में। तो फोरकास्ट में ये द 15 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैव अ मैक्स एस्टिमेट ऑफ 107 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 64। यानी कि वो लोग स्टॉप लॉस रखने के लिए कह रहे हैं 64 रखो। पहला टारगेट 91 होना चाहिए, दूसरा टारगेट 107 होना चाहिए, जबकि करंट अभी 75.4 के हिसाब से चल रहा है। तो डिसीजन आप पे मैं छोड़ता हूँ। 15 लोगों के एनालिस्ट है, इनमें से भी बाइफर्केशन में कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बाई भी 7 एनालिस्ट लोग हैं, बाई में 1 है, सेल होल्ड करने के लिए 5 लोग कह रहे हैं, सेल पे 1 है और स्ट्रॉन्ग सेल में 1 एनालिस्ट है।
तो इस हिसाब से आप अपना ठीक है कंक्लूजन यहाँ पे निकाल लीजिएगा। जबकि नंबर ऑफ एनालिस्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग में है वो 7 लोग हैं। अब न्यूज़ भी आ गए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक बार इसका टेक्निकल अगर मुझे मिल जाता तो टेक्निकल भी हम लोग बात कर लेते। तो टेक्निकल यहाँ पे दिख रहा है, टेक्निकल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते कि टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल में है, वीकली के हिसाब से भी देख लेते कि वीकली के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग सेल में स्ट्रॉन्ग सेल नहीं, यहाँ पे सेल खाली बता रहा है। और एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं और वहाँ पे क्या बता रहा है वो भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये बाई बता रहा है। तो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन जो भी मुझे लगा देना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। ध्यान रहे मैं कोई सीनियर रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे किसी के टिप्स रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो या फिर किसी और का क्यों ना हो। अपने रिस्क को मैनेज करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है। आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।